हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। मैं आज जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, यह नॉलेज आज तक आपको किसी से मिली नहीं होगी और आप पूरा यूट्यूब भी छान मारेंगे, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ कि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो ऐसी नॉलेज जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको अभी तक ऐसे ऐसे पॉइंट्स जिनका पता नहीं होगा या जो आप भूल रहे होंगे, जो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, वह मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को कि यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कहीं प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं तो क्या पॉइंट्स है जिन्हें आप चेक करें। सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में विचार कर रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है। प्रॉपर्टी टाइटल से मतलब है कि प्रॉपर्टी किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, या कोई सोसाइटी अप्रूव्ड है या प्राइवेट पट्टा है, क्या है। समझने की बात यह है कि मैं जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, क्या वो जेडी अप्रूव्ड है या वो कोई प्राइवेट पट्टा है या ग्राम पंचायत का पट्टा है या नगर पालिका का पट्टा है या नगर परिषद का पट्टा है, नगर परिषद अप्रूव्ड है या नगर निगम से अप्रूव्ड है, किससे वह टाइटल अप्रूव्ड है, यह समझना जरूरी है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का टाइटल जानना इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी टाइटल के अंदर पहला जो आता है वो होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड। डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे कि जेडीए हो गया, आरएचबी हो गया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। नेक्स्ट होता है नगर निगम, नगर पालिका अप्रूव्ड या नगर परिषद से अप्रूव्ड या ग्राम पंचायत से अप्रूव्ड या ग्राम धनी से अप्रूव्ड। ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर के पट्टों की मैं जो बात बता रहा हूं आपको। या आबादी भूमि का पट्टा, किस तरह का टाइटल है प्रॉपर्टी का, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। ये तो हो गया गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, राइट। अब होते हैं प्राइवेट। प्राइवेट पट्टा मतलब जिसके अंदर सोसाइटी आपको पट्टा दे रही है, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी जमीन जिसको कि किसी व्यक्ति ने, या जिसकी जमीन थी, कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, उसने सोसाइटी को वो सरेंडर कर दी पूरी जमीन, और सोसाइटी ने क्या किया, उस पूरी जमीन का प्लान बनाया और लेआउट प्लान बना करके उसमें पूरे शॉप के प्लॉट्स या मकान बनाने के रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह काटे, उसमें रोड्स वगैरह उन्होंने शो करी और उसको अप्रूव्ड करवाया अपनी सोसाइटी को। अभी समझने की बात यह है कि यदि आप कोई सोसाइटी से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि जिस भी व्यक्ति की पहले वह जमीन थी, क्या वह जमीन का पूरा पैसा सोसाइटी ने उस पार्टी को दे दिया है जिसकी वह जमीन थी, राइट। तो यह जानना सबसे पहला पॉइंट। अगर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जमीन है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि कोई प्राइवेट है तो जानना जरूरी है कि उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, किस तरह की वह प्रॉपर्टी है, राइट। कोई गोचर भूमि पे बना हुआ मकान तो नहीं है, या कोई नाले की भूमि पे बना हुआ मकान तो नहीं है। ये इस तरह के पॉइंट्स जो आपको ध्यान देना जरूरी है, या आप कोई कागज पेन लेकर के पेपर में नोट कर लें कि इन पॉइंट्स के अंदर क्या चेक करना है। यदि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या आपके कोई मिलने वाले, आपके फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई जानकार कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो इस तरह ये वीडियो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की नॉलेज पाने के लिए आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि कोई मंदिर माफिया की जमीन तो नहीं है जिस पे मकान बना हुआ है, कोई नाले की जमीन तो नहीं है, कोई गोचर भूमि की जमीन तो नहीं है जिस पे मकान बना हुआ है, वहां पर आसपास की डेवलपमेंट कैसा है यह जानना जरूरी है,
और जिस ज़मीन पर मकान बना हुआ है उस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, राइट। और जो मकान आप परचेज कर रहे हैं उसके आगे कितना फीट का रोड है, प्रॉपर्टी कहीं रोड वाइंडिंग में तो नहीं जा रही है, कोई हाई टेंशन लाइन तो आसपास या मकान के आस पीछे होकर के आगे होके या उसके आसपास से नहीं जा रही है कि कल को उस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट रोड एरिया में तो नहीं आ जाएगा। जितना फिट का रोड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, क्या हमारे मकान के आगे उतना फिट का रोड है? कल को यदि वह कॉलोनी अप्रूव्ड होगी तो क्या मुझे पूरा उतने फिट का पट्टा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मान लीजिए कि मैंने 100 गज का कोई मकान खरीदा और वहां पर रोड के आगे ओनली 15 फीट की ही रोड है, 15 फीट की गली है, और कल को यदि वो जेडी अप्रूव्ड होगी या 90 भी अप्रूव्ड होगी या मुझको जेडीए का पट्टा मिलेगा या नगर निगम का पट्टा मिलेगा तो वो 30 फीट का रोड मांगेंगे, तो कहीं मेरी 10 15 20 फीट की जो जगह है आगे की मकान की वो रोड वाइंडिंग में तो नहीं चले जाएगी। यह जानना जरूरी है कि जो रोड है वह पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स है कि नहीं है, राइट। और जो प्रॉपर्टी हम परचेज करना चाह रहे हैं वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, कि वहाँ पर रोड लाइट की फैसिलिटी है कि नहीं है, पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है, वाटर लाइन जा रही है नहीं जा रही है, पानी की क्या सुविधा है, क्योंकि मकान यदि हम ले लेंगे और यदि वहाँ पानी की सुविधा नहीं है तो बाद में परेशानी होती है या हमको बार बार टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। यदि वहाँ पानी की फैसिलिटी है तो पानी कितने दिन में आता है, इसकी जानकारी करना जरूरी है, क्योंकि मकान एक बार ही खरीदने में आता है और मकान पर आदमी अपनी इनकम का सबसे बड़ा पार्ट खर्च करता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी अपने मकान पर अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है। इसलिए मकान खरीदने से पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है कि जिस मकान को मैं खरीद रहा हूं क्या उस कॉलोनी में रोड लाइट है कि नहीं है, या वहां पर कोई वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं है, और यदि पानी की फैसिलिटी है तो कितने दिन में आता है पानी। नेक्स्ट आता है कि वहां पर मकान के आगे नाली वगैरह जा रही है नहीं जा रही है, पानी के निकास की क्या व्यवस्था है, कि कल को यदि हम अगर मकान की धुलाई वगैरह करें या साफ सफाई करें तो हमारे मकान का पानी कहाँ जाएगा, या मान लीजिए कि बारिश आ जाएगी तो उस बारिश का पानी बह करके कहाँ जाएगा, वो रोड पर इकट्ठा होगा या उसके लिए प्रॉपर नाली की या नाले की व्यवस्था है, राइट। और बारिश के टाइम पे हमारी कॉलोनी में यहाँ पे कितना पानी भरता है, कि कल को यदि अभी मान लो बारिश का मौसम नहीं है और जब आप मकान खरीद लें उसके बाद यदि वहाँ उस एरिया में बारिश हो रही है और वहाँ पर पोजीशन है कि आप उसमें एंटर नहीं कर सकते या बाहर नहीं निकल सकते, इतना पानी का भराव होता है, तो यह जानना भी जरूरी है कि बारिश के टाइम पर वहाँ पर कितना पानी का भराव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, वहाँ उस एरिया में लोग कैसे रहते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, वहाँ पर जहाँ आप मकान खरीद रहे हैं वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी है वो क्या काम करते हैं, क्या आपके बच्चे उस माहौल में सेट हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्या आपके बच्चों का जीवन स्तर बल्कि नीचा होगा या वहाँ रहने के बाद ऊंचा होगा, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आएगा, उनके फ्रेंड्स अच्छे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्या आपके परिवार की जो महिलाएं हैं, माँ बेटी बहन जो भी हैं, क्या उनके लिए वह कल्चर ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट है कि वहाँ पर आसपास कोई धार्मिक स्थल है या नहीं है, कैसा वहाँ पर आसपास माहौल है, क्या मेरी फैमिली उस मकान में शिफ्ट होने के बाद में सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यदि हमारे परिवार में यदि कोई बुजुर्ग मेंबर है, कोई ओल्ड मैन है, तो क्या आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है कि नहीं है, राइट। का आसपास में यदि हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं तो आसपास में कोई अच्छा स्कूल है कि नहीं, हमारी फैमिली में बड़े बच्चे हैं यदि वे एजुकेशन में है तो आसपास कोई कॉलेज है कि नहीं, हमारे घर से मेन रोड कितना दूर पड़ता है, हमारे घर से बस स्टैंड कितना दूर रहेगा, हमारे घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर होगा, यह पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपके घर से आपके ऑफिस या बिजनेस प्लेस का डिस्टेंस कितना रहेगा, राइट। यदि आप कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव मकान खरीद रहे हैं तो ठीक है, जैसे कि जेडीए अप्रूव्ड आपने कोई मकान खरीदा या फ्लैट खरीदा या अपने नगर निगम का अप्रूव्ड कोई
प्रॉपर्टी परचेज की, राइट, या कोई ग्राम पंचायत अप्रूव्ड परचेज की, मतलब गवर्नमेंट से ऑथराइज आपने प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वह आपने प्रॉपर्टी परचेज की तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपने कोई सोसाइटी का प्रॉपर्टी परचेज किया जिसका सोसाइटी का पट्टा है, ऐसे के अंदर यह हमारे को अधिकार भी है या हमारे को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ क्या वह प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं कि नहीं है, वह ज़मीन सही है कि नहीं है, राइट, कि जो जिस मकान को, जिस प्रॉपर्टी को मैं परचेज कर रहा हूँ या मैं कोई खाली ज़मीन ही खरीद रहा हूँ, अगर वो सोसाइटी की अप्रूव्ड है तो जिस व्यक्ति की वह ज़मीन थी या जो कोई खेत था, क्या उस पार्टी को सोसाइटी ने पूरा पैसा दे दिया है कि नहीं दिया है, कहीं कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, या कोई एग्रीकल्चर ज़मीन थी उस पर कोई केसीसी का लोन तो नहीं था, कोई लोन तो नहीं चल रहा ऑलरेडी, जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ कहीं किसी ने पहले खरीदी हुई तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, राइट। और कोई अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो हम बंधक पत्र वगैरह और सोसाइटी के अप्रूव्ड पेपर्स हम डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉलोनी का मैप ले सकते हैं और कॉलोनी के मैप से हम अपना जो प्रॉपर्टी का प्लॉट का नंबर है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यदि कोई कम डेवलपमेंट की जगह है तो इस तरह की प्रॉपर्टी परचेज करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम आसपास में वेरीफाई नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी किस तरह की है या वास्तव में ये इसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है। यदि आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको पट्टा ट्रांसफ़र करवाने से बचना चाहिए। आपको पट्टा ट्रांसफ़र ना करवा करके आपको रजिस्ट्री करवानी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट ऑथराइज जो पेपर है वह रजिस्ट्री है। यदि आपके पास कोई सोसाइटी का पट्टा है और यदि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप सोसाइटी के पट्टे को ट्रांसफ़र करने के बजाय आप उसका रजिस्ट्री करवाइए कि सर मैं तो रजिस्ट्री करवाऊंगा, खर्चा चाहे कितना भी लग जाए, राइट। मतलब कि आपका जो प्रॉपर्टी पेपर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएगा। और यदि कोई आदमी आपसे फ्रॉड भी करता है तो आपके पास में दिखाने के लिए पेपर्स हैं कि सर मैंने रजिस्ट्री करवाई है। और जो भी सेलर है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आप हमेशा उसकी जो फोटोकॉपी है अपने पास जरूर से रखें। यदि आप कोई भी मकान या फ्लैट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो आप यह जरूर देखें कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी। यदि आप कोई मकान परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर अभी मान लीजिए 30-40% डेवलपमेंट है तो फ्यूचर में डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, या आसपास कोई हॉस्पिटल बनने वाला है या कोई गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी वहाँ आसपास आने वाली है तो ऐसे में प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन यदि आप कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो फ्लैट परचेज की स्थिति के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या उस फ्लैट की रीसेल वैल्यू सही होगी कि नहीं होगी। यदि आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो आपको यह जानना भी जरूरी है कि जो फ्लैट आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पर ऑक्यूपेंसी कितनी है, कि मतलब वहाँ पर आसपास के जो फ्लैट्स है उसमें कितना % फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, राइट। यदि वो खाली पड़ा है, फ्लैट्स पूरे खाली पड़े हैं मोस्टली, तो ये मान लिए कि जिस बिल्डिंग का रखरखाव नहीं होता वो पड़ी पड़ी खंडर जल्दी होती है, राइट। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और वह किसी बिल्डर ने बनाई हुई है तो इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग आसपास रह रहे हैं उनसे आप जरूर से यह कंफर्म करें कि सर ये जो बिल्डर ने मकान बनाया है क्या आपकी नॉलेज में है कि वास्तव में ये मजबूत बनाया है नहीं बनाया है, क्योंकि आस पड़ोसी की नज़र में सब होता है कि जो प्रॉपर्टी बिल्डर ने बना रहा है उसके अंदर नींव के अंदर भी पत्थर भरे हैं कि नहीं भरे हैं, या किसी के मकान का मलबा ला करके, जैसे क्या होता है बहुत बार क्या कर देते हैं बिल्डर कि किसी का मकान का मलबा, मतलब कि किसी का पुराना मकान था तो उनके पिलर नहीं होते हैं तो उन पिलर्स को जब तोड़ते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं ना, मकान को डिसमेंटल करते हैं तो वो तोड़ते हैं ना, तो पिलर्स को भी नींव के अंदर पत्थर की जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिससे क्या है कि उनके पैसे बच जाते हैं। मतलब उन्होंने मलबा काम में ले लिया, पत्थर यूज में नहीं लिया। ऐसा क्यों? जिससे कि उनका खर्चा कम लगेगा और जब वो मकान को बेचेंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपको आस पड़ोसी अच्छे तरह से बता सकते हैं कि क्योंकि उस मकान को बनते हुए उन्होंने देखा है कि ये मकान जब बनाया किस स्पीड में बना, किस तरह के यहाँ काम करने वाले काम कर रहे थे और किस तरह का मटेरियल इन्होंने काम में लिया है। वास्तव में नींव के अंदर इन्होंने पत्थर वगैरह डलवाए हैं या इन्होंने सब मिक्सचर करवा दिया,
मलबा वगैरह शिफ्ट कर दिया, यदि इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो बारिश के मौसम में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तो बारिश के टाइम पे क्या है कि जमीन थोड़ी थोड़ी धंसती है, और धंसती है तब ऐसे में मकान की दीवारों में दरारें आने के चांसेस हो जाते हैं। और यदि मान लीजिए कि किसी बिल्डर ने 8-10 मकान बनाए हुए हैं और उसके अंदर से 3-4 मकान बिक चुके हैं या टाइम काफ़ी हो चुका, तो आप आस पड़ोसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि सर आपने जैसे यहाँ रहते हुए 1 साल हो गया, तो आपको मकान रहने में कैसा लग रहा है, आपको क्या कोई शिकायत है क्या इस मकान के अंदर। तो अभी क्या है कि वो जो लोग पहले से रह रहे हैं वह आपको अच्छे से बता सकते हैं कि सर कि इस मकान में दरार आ गई, मैंने बिल्डर को बोला था, उसने सही करवाया कि नहीं करवाया, राइट। कि बारिश का मौसम आया था, बारिश के टाइम पे देखिए इधर से पानी टपक रहा था, राइट। तो मतलब कि वो मजबूती के बारे में आपको बता देंगे कि वास्तव में किस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया गया है, और बारिश के टाइम पर कॉलोनी में कितना पानी भरा होता है, क्या वहां से निकल के जाने का आने का प्रॉपर साधन है कि नहीं है, आपके घर पे आने का केवल एक ही रास्ता है या कोई गली जा रही है तो कनेक्टिविटी कोई और भी है। कभी आपकी गली में पानी भर गया या मान लीजिए पानी भी नहीं भरा या किसी के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गली एक तरफ से बंद है, तो क्या दूसरी ओर से आने का रास्ता भी है कि नहीं है, यह भी प्रॉपर जानना जरूरी है। और एक चीज और कि जहां जिस कॉलोनी में आप मकान ले रहे हैं वहां आसपास ये चेक कीजिए कि मतलब कॉलोनी में माहौल किस तरह का है, आसपास कोई चोरी चकोरी का माहौल तो नहीं है, कभी किसी के यहाँ आसपास चोरी तो नहीं हुई है, मतलब सेफ्टी कैसी है, राइट। ये भी मेन पॉइंट है, क्योंकि घर पे जेंट्स तो कमाने चले जाते हैं बाहर, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कहीं पे कुछ भी काम करते हैं, या दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग पर्सन है, दोनों ही वर्क पे चले जाते हैं, तो ऐसे में पीछे से फैमिली सेफ है कि नहीं है, राइट। कि पीछे से वाइफ बच्चे माँ बहन सब सेफ है कि नहीं है, या कभी हम कभी बाहर चले जाएं शादी ब्याह में तो पीछे से हमारा घर भी सेफ है कि नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है कि कभी इस कॉलोनी में चोरी वगैरह तो नहीं हुई है, कभी कोई गाड़ी चोरी या किसी मकान में चोरी तो नहीं हुई है, यदि ऐसा है तो भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि ऐसी कॉलोनी में हम मकान ले कि नहीं ले। मंदिर की अगर कोई वो मंदिर नहीं कॉलोनी की यदि कोई समिति बनी हुई है या कोई ट्रस्ट बना रखा है तो वो समिति ने कुछ फैसिलिटी दी है कि नहीं दी है। बहुत बार कॉलोनी में कुछ समिति बन जाती है, ट्रस्ट बन जाते हैं जो कि कॉलोनी को डेवलप करने का काम करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, लोग भाग कैसे रहते हैं, लोग भाग कैसे हैं, और उन लोगों के बीच में हमारी फैमिली सही अच्छे से सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राइट। और ये मैंने आपको बताया था जैसे सोसाइटी के बारे में या किसी भी तरह की आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके आसपास रहने वाले लोगों के बारे में। लेकिन यदि कोई एग्रीकल्चर की लैंड पे मकान बना रखा है या कोई बिल्डर है जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे मकान बना करके बेच रहा है, तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि उस जमीन पर कोई केसीसी का या कोई गवर्नमेंट का लोन तो नहीं चल रहा है, राइट। कोई गोचर की जमीन तो नहीं है या कोई नाले की जमीन पे तो कब्जा करके नहीं बनाया गया है, कोई कब्जे की जमीन तो नहीं है, कोई कोर्ट का स्टे तो नहीं आया हुआ है। कल को यदि हम ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लें और कोर्ट के आदेश से कल को वहां के मकानों को ध्वस्त करने तो नहीं आ जाएगा कोई कि ये मकान गलत बनाए गए हैं अवैध मकान हैं, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो सबसे मेन चीज है कि हमें कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो यह ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो तो बेस्ट है। लेकिन यदि कोई प्राइवेट पट्टा हो या सोसाइटी का पट्टा हो तो हमें ध्यान देना है कि हम उस प्रॉपर्टी की चैन से रिलेटेड उसकी कॉलोनी का मैप, उसका जो भी नक्शा है वो, उसका बंधक पत्र, हम ये सब पूरा डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी वाले से फोटोकॉपी ले सकते हैं। देखिए परचेज करने से पहले जब आप उससे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ना, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा भी देंगे, और लेकिन प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद मांगेंगे तो हो सकता है कि वो टालम टोल करे। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें प्रॉपर्टी टाइटल का ध्यान रखें, आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा वहाँ का माहौल है, अपने परिवार वहाँ सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। यदि आपने अब से पहले कभी ऐसा वीडियो देखा हो जो कि आपको इतनी नॉलेज दे रहा हो तो आप इसमें कमेंट जरूर करें। और यदि आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो और कुछ बहुत नए पॉइंट्स सीखने को मिले हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मिलने वाले, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव या कोई भी जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को उनको शेयर जरूर करें। थैंक यू।
थैंक्स टू ऑल।